हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज से हम लोग अवकलन शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कक्षा 12 के लिए अवकलन और समाकलन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और यह तमाम बच्चों की समस्या रहती है कि उनको अवकलन और समाकलन समझ में नहीं आता। तो आइए अब हम लोग शुरू करेंगे, अवकलन और समाकलन भी पढ़ेंगे फिर बाद में। और आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरी हर एक क्लास देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अवकलन के माहिर ही होंगे। आप शुरू से और अंत तक प्रतिदिन की हर एक दिन की क्लास आप देखते रहिए, सिर्फ आप देखते ही रहिए। मतलब बहुत ज़्यादा आपको लिखने पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार जो मन करे वो आप लगाइए, आपकी इच्छा है। लेकिन आप केवल वीडियो को प्रतिदिन देखा करेंगे ना तो भी आपका जो है अवकलन मजबूत हो जाएगा और आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं परीक्षा में। केवल आप प्रतिदिन वीडियो 1 से 2 बार देख लिया करिए और कभी इच्छा ले तो रिवीजन कर लिया करिए। और इसी दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाया जा रहा है कि ताकि आप इसको 1 या 2 बार देख लें तो आपका अवकलन का हर एक चैप्टर्स अपने आप लगता चला जाए। जब मन करे तब आप देख लीजिए, कभी भी समय मिले, कभी भी खाली समय हो, कहीं भी बैठे हो, सोए हो, कभी भी आप इसको देख लिया करिए। आपका अवकलन एकदम तैयार हो जाएगा। आपको अवकलन कापी कलम लेकर के बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है। बशर्ते ये है कि सही टीचर न रहने के नाते लोग समझा नहीं पाते हैं और बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, उनको एकदम समझ में नहीं आता है। तो एक चीज़ का हमेशा अवकलन में ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत का चैप्टर जो अभी पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर्स जब तक आपको तैयार नहीं रहेगा तो इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उस वीडियो में जो चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा उसको समझने में आपको दिक्कत होगी। तो अवकलन को हमेशा शुरुआत से समझने की कोशिश कीजिएगा। बीच से कोई भी वीडियो उठाएंगे या इसी वीडियो को बीच से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो अवकलन को हमेशा याद रखिए कि पहले वीडियो से ही देखना स्टार्ट करिए। जब भी रिवीजन करिए या पहले बार देखिए तो एकदम पहले वीडियो से शुरू से और अंतिम तक बिना स्किप किए आप देखते चले जाइए, आपको पूरा अवकलन तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं अवकलन होता क्या है। देखिए अवकलन जो होता है ऐसे लिखा जाता है अवकलन, ठीक है। अवकलन का मतलब होता है अवयव का कलन। क्या होता है वो? अवयव। अवयव तो आप सभी लोग जानते होंगे। अवयव का कलन, अवकलन का शाब्दिक अर्थ जो होता है अव का अवयव हो जाता है, कलन मतलब। अब देखो अवयव का मतलब होता है भाग, भाग या पार्ट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अवयव का मतलब होता है, अवयव का मतलब होता है भाग और कलन का मतलब होता है क्या? गणना। क्या होता है वो? कलन का मतलब होता है गणना, ठीक है। तो अवयव का क्या मतलब होता है? अवयव का मतलब होता है भाग और कलन का मतलब गणना। यानी हम अवकलन में किसी बड़े गणना के छोटे से भाग की हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। अब ये बात आती है कि हम छोटे से भाग की ही गणना क्यों करते हैं? भाई क्या जरूरत पड़ गई हम छोटे से भाग की गणना करने की? हम पूरे भाग की गणना क्यों नहीं करते हैं? क्यों छोटे से भाग की गणना करते हैं? तो देखिए सबसे पहली बात तो जान लीजिए, आपको कोई भी बड़ी गणना करने के पहले आपको छोटी गणना जरूर करनी पड़ेगी, यानी उसके अवयव की गणना करनी पड़ेगी। जैसे आपको एक घर बनाना है तो सबसे पहले तो ये आपको ये इतना पता है कि इसमें 1 लाख ईंट लगेगी घर बनाने में।
आपका मिस्त्री आपको बता दिया कि 1 लाख ईंट लगेगी, इतना सीमेंट लगेगा, 100 बोरिया सीमेंट, 200 बोरिया सीमेंट, जो भी लगेगा, 100 कुंटल छड़ लगेगा, तो वह तो पूरे का बताया ना। अब आपको पैसा आपको लगाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक एक ईंट का गणना करेंगे कि भाई एक ईंट का खर्चा इतना आ रहा है, तो 1 लाख ईंट का खर्चा इतना आ जाएगा। उसके बाद हमारा इतना खर्चा लगभग रहेगा तो हम अपना घर बनवा पाएंगे। या आप ठेकेदार हैं, मान लीजिए आपको कहीं ठेका लेना है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपको घर पेंट करना है, तो घर पेंट करना है तो आप 1 स्क्वायर फीट का अगर रेट जानते हैं कि 1 स्क्वायर फीट का पेंट करने का रेट कितना होगा, तभी ना आप किसी घर का, बड़े से घर का क्या कर सकते हैं, ठेका ले सकते हैं कि भाई इतना स्क्वायर फीट होगा, 500 स्क्वायर फीट होगा, हम इतना लेंगे, 1000 2000 स्क्वायर फीट होगा, हम इतना लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर फीट का पेंट का खर्चा सपोज दैट 10 रुपये आता है, और वह 1000 स्क्वायर फीट का कोई मकान है, आपको देखने में पता चल गया, आप अंदाज लगा लिए कि लगभग 1000 स्क्वायर फीट है, तो आप क्या कहेंगे कि 10 रुपया है और लगभग 1000 स्क्वायर फीट है, तो आप कहेंगे कि सर 10,000 रुपये में हम ठेका लेंगे, ठीक है, उससे कम में हम नहीं ले पाएंगे। तो आप 10,000 किस आधार पर बताएं, क्योंकि आपको एक छोटे से भाग की गणना आप कर चुके थे, 1 स्क्वायर फीट का आप माप निकाल चुके थे कि 1 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आता है। आप अगर वही भाग, छोटे से भाग की गणना नहीं किए होते तो आप पूरे मकान का खर्च नहीं बता पाते कि कितना खर्च आएगा इस मकान के पेंट में, ठीक है ना। अब 10 रुपया भी हो सकता है और 100 रुपया भी हो सकता है, और भी महंगा पेंट कराएंगे तो शायद उससे भी ऊपर हो। तो आप देख लीजिएगा अपने स्तर से। मेरा कहना ये है कि आप समझने का प्रयास करिए, कोई भी बड़ी गणना करने से पहले उस बड़ी गणना में हम सबसे पहले छोटे भाग की क्या करते हैं, गणना करते हैं। और जब छोटे से भाग की गणना करते हैं तो वही क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है, अवयव का कलन यानी अवकलन कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। अवयव का कलन और कुछ नहीं है, बस किसी भी गणना का एक छोटे से भाग का गणना है, ठीक है। जब छोटे से भाग की गणना हम कर लेते हैं तो बड़े भाग की गणना भी आराम से कर लेते हैं, छोटे भाग की गणना के अनुसार बड़े भाग की गणना कर लेते हैं, ठीक है ना। और छोटे छोटे भाग की ही गणना तो हम करते हैं। जैसे अगर हम मापन कर रहे हैं, मान लीजिए घर का मापन कर रहे हैं तो हम फुट में नाप रहे हैं, तो 1-1 फुट में ना नाप रहे हैं, तो 1 फुट एक छोटी गणना है ना, उसी से हम क्या कर ले रहे हैं, पूरे घर की माप निकाल रहे हैं। तो छोटी गणना तो मतलब सिंपल सी बात है। अवकलन क्या है, अवयव का कलन है। अवयव का कलन मतलब किसी भाग की गणना है, ठीक है। अब बात आती है अवकलन का जो सूत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक भी सूत्र अगर आपको भूल जाएगा तो फिर आप उस पर आधारित कोई भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, हालांकि 2-1 सूत्र मैं अपने से भी जो है बनाया ये कहिए कि वो सिद्धांतों पर आधारित हैं, मैं नहीं बनाया हूँ। जो सिद्धांत है उन पर आधारित है, गणना करके आपको मैं दिखा दूंगा कि ये सूत्र भी बन सकता है, इस टाइप का सवाल आएगा तो इस तरह से आप लगा लेंगे, ठीक है ना। तो वो ऐसे 2-1 सूत्र अपने तरफ से भी मैं बताऊंगा जिससे आपकी गणनाएं आसान हो जाएंगी। जो आपका सवाल 1 पेज का होगा वह आपका आधे पेज में 4 लाइन में लग जाएगा। तो 3-4 सूत्र मैं आपको इस तरीके का भी बताऊंगा। तो चलिए सूत्र हम देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सा सूत्र अभी आवश्यकता है। तो अभी कुछ हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र ही लिखेंगे जिनकी अभी आवश्यकता है। आगे चल करके जैसे जैसे हमको और अन्य सूत्रों की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे उन सूत्रों को भी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल में हम लोगों को कुछ बेसिक सूत्रों के को पढ़ना है। जैसे आपका अभी जो शुरुआती चैप्टर्स है
उसके लिए आप कुछ सूत्र मैं लिखा रहा हूं, उसको देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही इन्हीं सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन अभी हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि महत्वपूर्ण सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। ये इसमें जो है, अब बात आता है कि अवकलन का सिंबल क्या होता है। तो देखिए पहला जो सूत्र है ddx x पे n का, ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब ddx x पे n क्या है, देखो इसको आप पढ़ते हैं dx ऑफ x पे n, यानी x पे n का अवकलन। इसको सीधे अपने हम लोग हिंदी भाषा में बोले तो इसको पढ़ते हैं x पे n का अवकलन, यानी जिसका अवकलन करना रहता है उसके आगे क्या लगा देते हैं, ddx लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x पे n। यानी ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के, और किसका करना है, x पे पावर n का करना है। तो ddx लगने का मतलब इसका हमको अवकलन करना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ, मतलब का x पे n, जो कोष्टक में रहता है उसी का क्या होता है, अवकलन होता है। तो चलिए ddx x पे n का अवकलन होता है। जब आपको x पे n टाइप का, घात टाइप का मिले तो आपको कुछ करना नहीं है, घात को आगे गुणा कर देना है, घात को क्या कर देना है, आगे गुणा कर देना है, घात में से एक क्या कर देना है, घटा देना है, यानी n आगे गुणा कर देंगे, n में से एक घटा देंगे। फिर दूसरा सूत्र कहता है, अगर एक चीज ध्यान दो, अगर ये x पे 0 हो जाए, यही ddx x पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा। तो देखो x पे अगर 0 ना 1 कर दे, मान लो 1 कर दें, 1 का भी देख लो फिर 0 का बताते हैं। तो x पे 1 हो जाए तो ध्यान से देखो, यह एक घात आगे आ जाएगा, क्या जाएगा, एक घात आगे, और x पे 1 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x पे 0, और x पे 0 का मान कितना होता है, 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि ddx x, यानी x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वह क्या होता है, 1 होता है। ये काफी बार आपको आएगा, x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, 1 होगा। और सापेक्ष तुलना करो ना तो x बटे x करोगे तो क्या ना आएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष x की गणना करोगे तो 1 आएगा, y के सापेक्ष y की गणना करोगे तो 1 आएगा, z के सापेक्ष z की गणना करोगे तो z बटा z 1 आएगा। तो कोई भी दूसरा सूत्र ये कैसे आपको समझना है कि अगर x के सापेक्ष x का अवकलन हमको करना है तो सीधे 1, y के सापेक्ष y का अवकलन करना है तो सीधे 1, z के सापेक्ष z का अवकलन करना है तो सीधे 1, और यदि घात ज्यादा है तो n वाला सूत्र क्या कर देंगे, 1 से ज्यादा घात है तो n वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। अब कहेंगे कि मान लीजिए x पे 0 हो, तो भैया x पे 0 हो मतलब 1 हो जाएगा। तो जब तीसरा ये भी तो हो सकता है भाई, x पे ज्यादा घात होगा तो x पे n वाला लगा देंगे, 1 घात होगा तो x पे 1, यानी x का अवकलन क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। हो सकता है कि x पे 0 हो, क्या हो सकता है x पे 0 हो। ऐसे स्थिति में क्या होगा, ऐसे स्थिति में आपका जो x है अचर पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अचर पद। तो जब भी अचर पद होगा तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x अचर पद क्या होता है, अचर पद मतलब जिसका मान बदलता नहीं है, नियत होता है, नियतांक भी बोलते हैं, अचर पद भी बोलते हैं।
तो यक्स पे 0, जब किसी भी संख्या पे 0 घात लग जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। कोई भी संख्या हो, 10,000 पे भी अगर घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 1 लाख पर घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 100 पे घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो अचर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? अचर। तो एक ये भी सूत्र लिख लीजिए कि ddx कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, अचर ऐसी संख्या आ जाए कि जिसका मान क्या हो? फिक्स हो, बदलता न हो। तो ऐसे चीजों का अवकलन भी क्या होगा? शून्य होगा। जैसे 10 का x के सापेक्ष 10 का अवकलन शून्य, क्योंकि 10 फिक्स संख्या है। 50 का अवकलन शून्य, ABC का अवकलन शून्य। यक्स का पद न रहे तो जितने भी यक्स को छोड़ करके रहेंगे वो क्या? उनका अवकलन शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब 5वां, ये हो गया यक्स पे n वाला, ये और अचर पद वाला। इसके बाद आता है ddx log x, ddx log e पे x। तो देखो जब भी log e पे x, log x, इसको आधार e को नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे डायरेक्ट पढ़ा जाता है log x। ठीक है ना? तो ddx log x यानी log x का अवकलन जब पूछे तो ये होता है आपका 1/x। क्या होता है? 1/x होता है। और इसके बाद 6वां सूत्र है ddx e पर x। तो देखो यही एक ऐसा सूत्र है कि जिसका अवकलन वही रहता है। ठीक है ना? तो e पे x का अवकलन जब करेंगे, ddx करेंगे, तो ये e पे x ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो e पे x का अवकलन क्या हो गया? e पे x हो गया। ठीक है। फिर 7वां कह रहा है कि a पे x आ जाए, ddx a पर x। अब देखो e पे x और a पे x में अंतर है। ठीक है? दोनों सूत्र हमेशा अलग अलग ध्यान देना। कहीं e पे x आएगा तो e पे x ही हो जाएगा, लेकिन अगर a पे x आ जाएगा तो इसका अवकलन हो जाएगा a पे x log e पर a। तो दोनों में अंतर है ना, e पे x रहेगा तो e पे x ही अवकलन होगा, और a पे x अगर है तो क्या होगा? a पे x log e पर a हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 7वां अवकलन। फिर आ जाता है आपका 8वां अवकलन, e पे x a पे x। और उसके बाद अब आ जाइए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 3 sin cos tan, और उनके 3 उल्टा भी होते हैं sin cos tan के। तो कुल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। मूल रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं और 3 उसके व्युत्क्रम मिला करके कुल 6 हो जाएंगे। तो उन 6 का भी अवकलन आपको जानना है कि उनका अवकलन क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं ddx sin x। क्या लिखते हैं? ddx sin x। तो देखो sin x का जब अवकलन करोगे आप तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो cos x हो जाएगा। अब लगे हाथ यहां पर sin x का तो cos x होगा, तो कहोगे कि cos x का क्या होगा? तो वही देख लो 9वां में ये सूत्र है कि ddx अगर cos x है तो इसका माइनस sin x हो जाएगा, यानी cos का sin माइनस के साथ और sin का cos प्लस के साथ। ठीक है? sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x। यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। sin x का अगर पूछेगा तो cos x हो जाएगा, इसमें चिन्ह नहीं बदल रहा है, लेकिन cos x का पूछ देगा तो माइनस sin x। ठीक ना? अब आ जाइए 10वां में देखते हैं, sin cos का हो गया। अब आते हैं sec x का। ठीक है? तो sec x
या साइन का, टेन का देख लीजिए, टेन का देख लीजिए, टेन का और काट का देख लीजिए, फिर सेक और कोसेक का देख लेते हैं। डी डी एक्स टेन एक्स, तो बाबू टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और टेन एक्स का हो गया, कोसेक एक्स का देख लीजिए, टेन का, उसके बाद काट का देख लीजिए, काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तुरंत याद करते चलिए, काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर आपका आ जाएगा टेन एक्स काट एक्स, सेक एक्स बचा है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है वो? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और फिर उसके बाद जो आपका अवकलन होता है कोसेक एक्स का, डी डी एक्स कोसेक एक्स, तो ये कोसेक एक्स बराबर होता है कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, और ये माइनस के साथ होता है, किसके साथ? माइनस के साथ, तो माइनस जरूर लगा दीजिएगा। ये किसके साथ? माइनस कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो देखिए एक्स पे n का हो गया, x का हो गया, x पे 0 का रहेगा तो अचर पद में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और कोई भी अचर पद आ रहा है ABC जिसमें x नहीं है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। log x का अवकलन 1/x होगा, e पे x का अवकलन e पे x होगा, a पे x का अवकलन a पे x, अगर a पे x है तो a पे x पहले लिख दीजिए, फिर log e पर a लिख दीजिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनका भी अवकलन देख लीजिए, साइन एक्स का कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का हो जाएगा सूत्र माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। अब कुछ सूत्र ये तो आपके बुक में दिए गए हैं, कुछ हम लोग और थोड़ा सा बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर सूत्र जो हम लोग बनाएंगे, अगर कभी आपको ऐसे दे दे कि करड़ी में यक्स दे दे, डी डी एक्स करड़ी में यक्स दे दे। अब भैया करड़ी में यक्स दे दिया है तो क्या कोनो नई चीज है? नहीं, कोनो नई चीज नहीं है। या करड़ी को हटाएंगे तो यक्स पे 1/2 घात लगेगा, और सूत्र कौन सा लग जाएगा? एक्स पे n वाला लग जाएगा, क्योंकि 1/2 घात है तो घात वाला लगेगा ना। तो हम इसको बार बार एक्स पे n वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, हम एक ऐसा सूत्र निकाल रहे हैं कि जिसको आप हमेशा वही लगा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो इसको हम लिख सकते हैं, करड़ी में यक्स को हम क्या लिख सकते हैं? यक्स पे डी डी एक्स, यक्स पर घाते 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई। करड़ी हटाएंगे तो 1/2 घात हो जाएगा, और यक्स पे n वाला जब सूत्र लगाएंगे तो देखो यक्स पे n वाला सूत्र क्या कहता है? घात का आगे गुणा हो जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा, तो घात का आगे गुणा कर दो 1/2, और यक्स पे 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और यक्स पे घाते 1/2 माइनस 1 जब करेंगे तो 1 माइनस 2/2 हो जाएगा। तो ये आप हल करोगे तो 1/2, यक्स पे माइनस 1/2 आएगा कि नहीं? अब माइनस 1/2 को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यक्स पे घाते 1/2 होगा, नीचे जाएगा तो एक्स पे घाते 1/2 होगा। अब क्या करना है? अगर घात 1/2 है तो उसको फिर वापस करड़ी में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए
तो 1/2 करड़ी में यक्स। समझ में आया? अब देख लीजिए, अब सूत्र आपका क्या बन गया। हम लोग डायरेक्ट करड़ी में यक्स का अवकलन काहे ना 1/2 करड़ी में यक्स लिख दें। हमको इतना हर बार करने से क्या फुर्सत मिल जाएगी, इतना हर स्टेप में हमको नहीं करना पड़ेगा, हर सवाल में नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब भी कभी पूछेगा करड़ी में यक्स का अवकलन, तो हम लिखेंगे 1/2 करड़ी में x। क्या लिखेंगे? 1/2 करड़ी में x, यही ना लिखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा करड़ी में x का अवकलन 1/2 करड़ी में x। ठीक है, ये आपको स्टेप छोटा कर देगा अगर ये याद रहेगा तो। ठीक है, और इसका कोई विशेष रोल नहीं है, यह भी एक सूत्र के तरह ही आप कहीं भी लगा सकते हो। यह सूत्र भी इसी यक्स पे यन वाले सूत्र पर आधारित है, कहीं ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बना के दिया हूं। इसी यक्स पे यन वाले से निकाला गया है करड़ी में यक्स का अवकलन 1/2 करड़ी। अगला 15वां सूत्र है ddx फर्स्ट गुणे सेकंड। अब देखिए फर्स्ट गुणे सेकंड क्या होता है, जब x के 2 पद, यानी ये जो फर्स्ट मैं लिखा हूं ये फर्स्ट नहीं है, ये x का पहला पद है, और ये सेकंड जो लिखा हूं ये x का दूसरा पद है। जब x के 2 पद आपस में इनटू के रूप में यानी गुणा के रूप में आते हैं, तो इसका सूत्र बन जाता है फर्स्ट गुणे सेकंड का ddx अधन सेकंड गुणे फर्स्ट का ddx। ठीक है, कब? जब x के 2 पद गुणा के रूप में आएंगे, x के 2 पद इनटू के रूप में आएंगे, तो पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद गुणे पहले पद का अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 16वां हम लोग देखते हैं कि अब कहेंगे कि अगर गुणा के रूप में आ सकते हैं तो भाग के रूप में भी तो आ सकते हैं। तो भाग के रूप में अगर आ जाएंगे, यानी अंश ऊपर जो आएगा वो x का पद अंश कहलाएगा, नीचे जो आएगा वो x का पद हर कहलाएगा। अंश और हर के रूप में अगर आ जाएंगे, यानी ये अंश हर नहीं है, ये क्या है x। अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो ये ऊपर में अंश जो है वो भी x का पद होना चाहिए, और हर जो है वो भी x का पद होना चाहिए, तभी अंश और हर का सूत्र लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। फर्स्ट गुणे सेकंड में पहला और दूसरा पद दोनों पद x के पद होने चाहिए, तभी लगाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, पहले हर गुणे ddx अंश कर देंगे, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन, फिर अंश गुणे हर का ddx कर देंगे। ठीक है ना, और बटे हर का क्या लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे, बटे हर का वर्ग लिख देंगे। ठीक, हर अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, अब बटे हर का वर्ग होता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपातों के अवकल गुणांक यानी सूत्र। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपातों में जैसे त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, वैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। उन 6 का हमको अवकल गुणांक यानी अवकलन का सूत्र याद रखना होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं ddx साइन इनवर्स यक्स। अब देखिए भाई, ये साइन यक्स रहता तो सीधे कास यक्स हो जाता, लेकिन साइन यक्स नहीं है, ये साइन यक्स नहीं है, ये क्या है, साइन इनवर्स यक्स है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकल गुणांक आएगा 1/√1 - x²।
साइन इनवर्स एक्स का आ गया ना, तो 18वां यही तुरंत लिख लीजिए कास इनवर्स एक्स का। किसका? डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स का, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल चिन्ह का अंतर होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कास इनवर्स एक्स का होता है -1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल चिन्ह इसका जो है प्लस है और उसका माइनस है। अब बात आता है साइन का हो गया, कास का हो गया, टैन का देख लेते हैं। टैन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? तो टैन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टैन का उल्टा काट होता है, तो इसका 20वां क्वेश्चन लिख लीजिए, 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 20वां सूत्र लिख लीजिए, डी डी एक्स काट इनवर्स एक्स। तो काट इनवर्स एक्स का केवल टैन और काट में चिन्ह का फर्क होता है, तो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, तो इसका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 19 हो गया, ये 20 हो गया। अब देखो साइन कास टैन काट का हो गया, बच गया क्या? सेक 21 है ना, ये 21 नंबर। अब बचा सेक इनवर्स एक्स का, तो डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर -1। याद रखना है आपको, 1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर -1, और जितना सेक इनवर्स एक्स का होता है उतना ही कोसेक इनवर्स एक्स का भी होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपका -1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर -1। इन सभी सूत्रों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब मेहनत से इसको खूब तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना सूत्र के आपको आगे समझने में बहुत समस्या आएगी। इस समस्या ना कहिए, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि पूरा अवकलन इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। एक दो सूत्र और बताऊंगा मैं, लेकिन अब पूरे अवकलन में लगभग यही सूत्र अधिकाधिक लगेंगे। 99% इन्हीं सूत्रों से आपको पूरा अवकलन में पढ़ा दूंगा। ठीक है, 2-1 सूत्र किसी चैप्टर विशेष में, किसी अध्याय विशेष में बताना पड़ सकता है, अन्यथा नियम बदलेगा, सूत्र सब यही रहेंगे, सूत्र यही लगाए जाएंगे और आपके पूरे सभी चैप्टर सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके किताब में भी दिया गया होगा। और बात आएगी कि सर आप किस किताब से पढ़ाते हैं, तो मैं HS शर्मा की बुक से पढ़ाता हूँ। हर्षरूप शर्मा की बुक आती है, वह आप लोग ले लीजिए। 2 भाग में आपको बुक मिलेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों भाग का जो मूल्य होगा वो लगभग 450-425 रुपये के आसपास होगा। तो दोनों भाग वह बुक आप लोग ले लीजिए, और उस बुक में आप जो मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को खोज लीजिएगा, अवकलन कहाँ से शुरू है, क्योंकि अलग अलग बुक में कुछ बच्चे पुरानी भी बुक लिए हैं। मेरे पास भी जो बुक अवेलेबल है वह संभवतः 1 आध वर्ष पुरानी ही होगी। तो अलग अलग बुक में 2 साल पुरानी जो पुराना एडिशन उसका आया था, उसमें चैप्टर्स का नाम बदल दिया है, लेकिन सवाल सब वही हैं। तो आप अपने किताब में अपने अनुसार चैप्टर्स खोज लीजिएगा कि आपके किताब में किस चैप्टर्स में ये सवाल दिया गया है। तो हम लोग आगे से अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।